बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस विजुअल लेक्चर के अंदर हम जर्नल लेजर पे बात करेंगे। काउंटिंग का जर्नल लेजर क्या है और किस तरह बनाया जाता है। तो लेजर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप और बंच ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड लेजर। बहुत सारे अकाउंट का ग्रुप्स या गुच्छा इसको बड़ा लेजर कहलाता है। यानी बहुत सारे अकाउंट जर्नल लेजर के अंदर हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, वो एक गुच्छे या ग्रुप की सूरत क्रिएट कर लेते हैं, तो इस वजह से उसे हम लेजर अकाउंट्स कहते हैं। अब लेजर अकाउंट कितनी फॉर्म में बनता है जी? लेजर फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट 3 फॉर्म में लेजर अकाउंट क्रिएट होते हैं या बनाए जाते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेजर अकाउंट बनता है। ये प्रॉपर हेडिंग वाइज फॉर्म होती है जिसमें लेजर किसी भी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद नंबर 2 स्केलेटन टी फॉर्म, यानी स्केलेटन टी फॉर्म स्केच फॉर्म होती है, क्योंकि इसकी शक्ल अकाउंट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी की सूरत की होती है, इस वजह से टी अकाउंट लेजर फॉर्म का जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सेल बैलेंसिंग फॉर्म, रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म या 3 कॉलम अकाउंट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेजर अकाउंट अगर बनाया जाए तो उसका स्केच या फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है। उसका फॉर्मेट इस तरह ड्रॉ होता है या स्केच होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल। तो अगर हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ये डेट का कॉलम होगा, पार्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस PR, डेबिट, फिर डेट, पार्टिकुलर, PR, क्रेडिट। तो अगर लेजर अकाउंट किसी भी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया जाए और प्रॉपर हेडिंग वाइज बनाया जाए तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म लेजर अकाउंट कहते हैं और उसकी स्केचिंग और कॉलमिंग कुछ इस तरीके से होती है। दूसरी फॉर्म स्केलेटन टी फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट होती है। इसके अंदर हम एक स्केच यानी एक ढांचा सा खड़ा कर देते हैं अकाउंट सा रफली फॉर्म की तरह, और उसकी शक्ल क्योंकि इंग्लिश के टी की तरह होती है, इस वजह से इस मुनासबत से उसे टी अकाउंट भी कहा जाता है। लेकिन हमें पता होता है कि ये रफ फॉर्म है, लेकिन और ये पता है कि ये जगह डेट की होती है, ये पार्टिकुलर की, ये PR और फिर यहाँ पर डेबिट है। इस तरीके से इस जगह टी फॉर्म की इस जगह को हम डेट, पार्टिकुलर, PR और क्रेडिट शो तो नहीं करते, लेकिन समझा ये जाता है कि ये कॉलमिंग की जगह इन जगहों पे इनकी अमाउंट वगैरह, यानी डेबिट के अकाउंट अगर डेबिट होगा अकाउंट सिबल तो टी फॉर्म इधर लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो इधर लिखा जाएगा, डेट इधर और इसकी डेट इधर लिखी जाएगी। इसके बाद सेल बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्म या 3 कॉलम अकाउंट फॉर्म के अंदर लेजर जो बनाया जाता है, जैसे अकाउंट सिबल अगर आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं और अकाउंट सिबल का सेल बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्म, तो उसकी स्केच या फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। डेट, पार्टिकुलर कॉलम, फिर उसके बाद ये पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट और फिर ये बैलेंस का कॉलम। क्योंकि इसके 3 मेन कॉलम होते हैं, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, तो इसको 3 कॉलम फॉर्म भी कहते हैं। या रनिंग बैलेंस, क्योंकि इसमें बैलेंस ऑटोमेटिकली खुद बहुत ही होता रहता है, रन करता रहता है, ड्रॉ करता चलता रहता है, तो इसलिए हम रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं। तो लेजर अकाउंट 3 फॉर्म में बनाया जाता है। इसके बाद इस टॉपिक के अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी देखेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट की बैलेंसिंग की एक्यूरेसी को चेक किया था, उसका ट्रायल किया जाता है कि आया कि आपने अकाउंट को सही बैलेंस किया, एंट्री सही पोस्ट की है। अगर बैलेंस बराबर रह जाता है तो एक्यूरेसी सही होती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ स्केच या फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम होता है, अकाउंट नंबर लिखे जाते हैं अगर सवाल मेंशन हो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। तो ये एक तरह का फॉर्मेट है हमारा ट्रायल बैलेंस का। तो सवाल के अंदर हम लेजर पढ़ेंगे टी फॉर्म के अंदर, फिर उसके बाद उसका बैलेंसिंग, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो आमतौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो ये सवाल बनाया जाता है तो उसमें जो फॉर्म पूछी जाती है स्केलेटन टी फॉर्म ही पूछी जाती है, क्योंकि स्केलेटन टी फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती है लेजर अकाउंट बनाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत मखसूस हालात में पूछी जाती है, तो आज हम टी फॉर्म को ही स्टडी करेंगे लेजर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम इस सवाल को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने एक सवाल है और ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम क्वेश्चन की देख रहे हैं। 2013 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची का सवाल है। On December 31st, 2012, the ledger of the Naveed Hashmi traders show the following balances after closing
प्रोसेस कैश इनके पास 64 का मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनके पास 1,36,000 अकाउंट पेबल 20,000 कैपिटल 1,80,000 और फिर इसके बाद ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल। तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए, उसके बाद उन्होंने सवाल के अंदर ही आपको इनके ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर शो किए जा रहे हैं कि उन्होंने ये ट्रांजेक्शन किए हैं। नाविद हाशमी साहब ने का ये पूरा जनरल बनाया हुआ, कुछ एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हुई है सवाल के अंदर। अब हमसे जो रिक्वायरमेंट है ये एंट्री अकाउंट पेबल कैश को क्रेडिट किया गया है और ये परचेज डेबिट अकाउंट पेबल कैश को क्रेडिट किया गया है। तो तमाम एंट्री आपको उसमें यहाँ इसके बाद हम देखते हैं अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन द कैश अकाउंट नंबर दिया हुआ है और फिर उसके बाद अकाउंट पेबल इन जनरल है। तो आपके सवाल के अंदर सिर्फ आपसे 2 लेजर अकाउंट या टी अकाउंट पूछे गए, एक अकाउंट पेबल का एक कैश का और उसके बाद अकाउंट पेबल, यानी हम इन एंट्रीज़ की मदद से और ऊपर दिए गए ओपनिंग बैलेंस की मदद से यहाँ 2 टी अकाउंट को बनाएंगे, एक कैश का और एक उसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट पेबल का, उसको फिर बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो सवाल को बहुत इनिशियल लेवल का सवाल है। तो आपको सबसे पहले सवाल के अंदर टी अकाउंट के अंदर जनरल एंट्री को पोस्ट करने का पूरा तरीका थोड़ा समझ में आएगा कि टी अकाउंट फॉर्म के अंदर लेजर की पोस्टिंग किस तरह की जाती है, एंट्री किस तरह भेजा जाता है। सवाल सॉल्व करने के सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा, जनरल लेजर की हेडिंग डाली और कैश का टी अकाउंट ये स्केच किया टी फॉर्म के अंदर, ये लाइन ड्रॉ करी और फिर ये लाइन ड्रॉ हो गई, हेडिंग कैश और अकाउंट नंबर। इसी तरीके से साथ के साथ दूसरा टी अकाउंट भी हम यहाँ बना लेते हैं और ये अकाउंट पेबल का है, लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से और फिर ये टी फॉर्म के अंदर बन चुका है, नंबर भी डाल देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस पुट करते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस 64,000 रुपये, तो हमें पता है कि कैश हमारा एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस इनिशियल बैलेंसेस जो होते हैं अमूमन वो डेबिट में ही होते हैं और लायबिलिटी वगैरह के क्रेडिट में होते हैं। तो 64,000 रुपये डेट डल जाएगी 13 जनवरी की पहली तारीख। टी अकाउंट के अंदर में यहाँ डेट डाल देते हैं कि पहली तारीख जनवरी 2013, बैलेंस 64,000 ये डेबिट साइड के ऊपर आ चुका है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इनिशियल बैलेंस हमने 64,000 कैश का यहाँ टी अकाउंट के अंदर लिख के दिखाया 64,000। इसके बाद एंट्रीज़ को पोस्ट करेंगे। तो आपकी पहली एंट्री जो यहाँ से पोस्टिंग हो रही है अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री में कैश की क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट पेबल डेबिट, तो सबसे पहले कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे 14,000 रुपये ये डेट डाल के 2 जनवरी 2013 कैश क्रेडिट के अंदर 14,000 रुपये लिख दिए। और अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा था तो इस क्रेडिट डेबिट हो रहा था जी, तो ये अकाउंट पेबल का बनाने के लिए सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस पुट किया जाएगा। तो अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस देखिए आप यहाँ पर 20,000 रुपये। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो अमूमन क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, इस वजह से हम इस टी अकाउंट के अंदर अकाउंट पेबल का बैलेंस क्रेडिट के अंदर लिख देंगे, बैलेंस लिख के डट डाल के क्रेडिट साइड के, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। तो अकाउंट पेबल का बैलेंस ये 20,000 रुपये क्रेडिट साइड के हमने नोट किया। अब एंट्री जो हमने पोस्ट की उसमें पहले एंट्री के अंदर अकाउंट पेबल डेबिट हो चुका है 14 से और कैश क्रेडिट हो, तो कैश की पोस्टिंग हम यहाँ दे चुके हैं, ये क्रेडिट साइड पर लिख चुके हैं 14,000। इस तरह अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 2 तारीख 2013 में हमने इसके पैसे यहाँ डेबिट साइड पे 14,000 रुपये पोस्ट कर दिए। तो ये पहली एंट्री पोस्ट हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं तो देखते हैं कि 5 जनवरी को परचेज डेबिट हो रहा है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है और कैश। तो हमें सिर्फ 2 डी अकाउंट बनाना है, परचेज से हमें कोई गर्ज नहीं है क्योंकि हमें अकाउंट पेबल और कैश का बनाना है। तो सिर्फ हम यहाँ से एंट्री जो उठाएंगे वो अकाउंट पेबल की और कैश की। तो सबसे पहले आप देखिए अकाउंट पेबल यहाँ क्रेडिट हो रहा है, डेट है 5 जनवरी, तो अकाउंट पेबल को 10,000 रुपये हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है इस एंट्री के मुताबिक। तो हम टी अकाउंट पे जाते हैं अकाउंट पेबल के और यहाँ पर 5 तारीख को 10,000 रुपये से अकाउंट पेबल को पैसे हमने क्रेडिट साइड पे नोट कर दिए। और इस एंट्री के अंदर जो था हमारा जी कैश जो था वो क्रेडिट हो रहा था 7,500 रुपये, 7,500, ये भी क्रेडिट हो रहा है। तो इसकी पोस्टिंग कैश के कॉलम में आ जाएगी 5 जनवरी 7,500, 7,500 रुपये पे, सही। तो ये एंट्री पोस्ट हुई। इसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे की एंट्री जो हमारी है उसमें कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो हम एंट्री जो उठाएंगे उसमें सिर्फ हमें कैश लेना पड़ेगा, कैश में डेबिट हो रहा है और डेट है 11 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है। तो हम इसके टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे 11 जनवरी 12,000 रुपये डेबिट साइड पे नोट कर देंगे। इस एंट्री के बाद 11 की एंट्री के बाद हम आते हैं 18 की अकाउंट में डेबिट परचेज क्रेडिट, परचेज अलाउंस क्रेडिट हो रहा है। तो हमें सिर्फ टी अकाउंट जो बनाने वो कैश
और अकाउंट पेबल को बनाना तो इस एंट्री में हमारा मतलब कि जिससे अकाउंट पेबल है और अकाउंट पेबल इस एंट्री के अंदर 2800 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो हम इसकी पोस्टिंग अकाउंट पेबल के लेजर अकाउंट में लिखेंगे। तो ये अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा था 18 तारीख को 2800, तो हमने इसके पैसे ये डेबिट साइड में नोट किए। डेट यहाँ पर मेंशन की 18 जनवरी 2013। फिर उसके बाद जो एंट्री आ रही है आखिरी एंट्री है, उसमें रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट है और कैश क्रेडिट। तो हमें मतलब रेंट एक्सपेंस नहीं है क्योंकि हमें रेंट एक्सपेंस का डी अकाउंट अभी बनाना नहीं है, सिर्फ हमें कैश का बनाना है। और अकाउंट पेबल का तो सिर्फ हमारा मतलब कि एंट्री यहाँ पे कैश है, कैश के क्रेडिट हो रहा है 14,000 रुपये से, तो हम उसकी एंट्री यहाँ 14,000 रुपये से क्रेडिट के कॉलम में नोट कर देंगे। तो इस तरह ये तमाम एंट्रियाँ जो थी कैश और अकाउंट पेबल की वो लेजर अकाउंट में पोस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद टी अकाउंट को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इस टी अकाउंट को दोनों टी अकाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंसिंग का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करें और फिर क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लें। तो डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो ये बनता है 7,000 ये बन रहा है 76,000 रुपये। दोनों साइडों का टोटल डेबिट साइड का जो टोटल है 76,000 रुपये बनता है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है क्रेडिट हो रहे हैं हो रहा है तो जी वो बन रहा है 35,500। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आता है 40,500 रुपये। तो क्योंकि डेबिट्स के कॉलम के पैसे ज़्यादा हैं और क्रेडिट साइड पे पैसे कम हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर इस टी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए दोनों साइडों को बराबर करने के लिए जिस जगह पैसे कम पड़ते हैं उन पैसों को आप अपने पास से लिखते हैं, तो उसे हम बैलेंस CD बैलेंस क्रेडिट डाउन कहते हैं। तो जिस जगह पैसे कम पड़ रहे हो, चाहे डेबिट में पड़ रहा हो या फिर क्रेडिट में पड़ रहा हो, अगर डेबिट में कमी आ रही है तो CD बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, अगर क्रेडिट साइड में कम पैसे पड़ रहे हैं तो CD बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। क्योंकि इस टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे पैसे ज़्यादा हैं, क्रेडिट साइड पे कम है, तो कितने पैसे दोनों साइडों पे कम है 40,500 रुपये, और ये पैसे की शॉर्टेज क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब ये होगा कि बैलेंसिंग करते हुए बैलेंस CD 40,500 रुपये बैलेंस CD जो होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो अब इस टी अकाउंट को हमने दूसरी जगह बैलेंस करके दिखाया आपको कि ये टी अकाउंट या बैलेंस हुआ। तो महीने की आखिरी तारीख में इस टी अकाउंट को बैलेंस किया जाता है 31 जनवरी 2013। तो बैलेंस CD जो पैसे कम पड़े थे बराबर करने के लिए वो 40,500, तो वो हमने यहाँ अपने पास से लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद इस पैसों को हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो इस साइड अब टोटल किया जाए 4,500 रुपये रखने के बाद इधर भी कितना बन जाएगा 76,000, और इस साइड पे भी अब टोटल लिया जाए तो कितना पहले से कितना 76,000 रुपये। तो पैसे जो कम पड़ रहे होते हैं टी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए अपने पास से जो पैसे आपको रखना पड़ते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, जो शॉर्टेज होती है उसको बैलेंस CD कहते हैं, और उसका एक अपोजिट बैलेंस BD बनता है। अगर CD बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा तो लाजमी BD बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाए, अगर CD बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा तो BD बैलेंस आपको लाजमी तौर पे क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, और CD का जितना अमाउंट होता है BD बैलेंस का अमाउंट भी उतना ही लिखना पड़ता है। तो इस लिहाज से 40,500 का जो CD बैलेंस था वही दूसरी साइड का BD बैलेंस महीने की पहली तारीख को, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को शो कर देगा 40,500। CD जो बैलेंसिंग होती है किसी भी अकाउंट की, जो महीना चल रहा होता है ट्रांसैक्शन का मंथ होता है उसकी आखिरी डेट पे की जाती है, और बैलेंस BD उसके बाद आने वाले महीने की पहली तारीख को शो किया जाता है। क्योंकि जनवरी के महीने के ट्रांसैक्शन थे तो जनवरी की लास्ट डेट 31 जनवरी थी, इसलिए हमने बैलेंस CD के लिए डेट 31 जनवरी की डाली, और BD बैलेंस उसके बाद आने वाले महीने की पहली तारीख को शो करता है, ये फरवरी की पहली तारीख सन 2013। तो बैलेंस BD कितना हो जाएगा 40,500। इस तरह टी अकाउंट करने के बाद इसकी बैलेंस हुई। इसके बाद हम दूसरे टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ये अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है, तरीक़ेकार वही है, पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं और फिर क्रेडिट का। तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो ये 16,800 रुपये बनता है, और क्रेडिट साइड पे 30,000 रुपये बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जो शॉर्टेज इस बार आ रही है वो डेबिट साइड पर आ रही है, यानी इस जगह पर पैसे कम है बराबर करने के लिए, और इस जगह पर पैसे ज़्यादा हैं। तो इन दोनों को बैलेंस को अगर अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस किया तो डिफरेंस निकलता है 13,200 रुपये। तो यही बैलेंस CD होगा, लेकिन इस बार बैलेंस CD आप क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे बल्कि डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि पैसों की शॉर्टेज जो है वो डेबिट साइड पे, जिस जगह पैसों की शॉर्टेज होती है बैलेंस CD आपको उसी जगह पर लिखना पड़ता है। तो इस टी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर महीने की आखिरी तारीख यानी जनवरी 31 सन 2013 बैलेंस CD इस जगह पर आएगा। कितना आएगा जी, कितने पैसे कम है बराबर करने के दोनों के डिफरेंस 30,200, ये आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा डेबिट के अंदर। तो अब टी अकाउंट यहाँ बैलेंस हो गया
और हम देखते हैं कि वही टी अकाउंट है, पूरा तमाम अमाउंट वही है, लेकिन बैलेंस शीट करते हुए बैलेंस शीट लिखकर अमाउंट यहाँ पर कितना डिफरेंस था, 13,200 रुपये, ये हमने यहाँ नोट किया। अब टोटल करते हैं दो साइड को, तो यहाँ भी 30,000 और यहाँ पहले से ही कितने बन रहे थे, 30,000 रुपये। तो सी डी बैलेंस होता है वो हमेशा दूसरी साइड का बैलेंस बी डी बन जाता है। अगर सी डी डेबिट में आता है तो लाजमी तौर पर बी डी में अगले महीने की तारीख को क्रेडिट में शो होगा। सी डी बैलेंस का अमाउंट कितना है, 13,200, तो लाजमी तौर पर बी डी बैलेंस का अमाउंट भी आपको कितना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 13,200 रुपये फरवरी की पहली तारीख। तो इस तरह ये दोनों टी अकाउंट यहाँ हमने बैलेंस करने किए। आगे के बाद दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। तो जी एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने सिर्फ 2 टी अकाउंट बनाए और उसमें हमने पोस्टिंग करना सीखी कि टी अकाउंट के अंदर एंट्री की पोस्टिंग किस तरह होती है, फिर उसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम कंप्लीट सवाल स्टडी करेंगे, जिसमें प्रॉपर जर्नल बनाएंगे और फिर उसके बाद तमाम टी अकाउंट्स की पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग, और फिर उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन और जनरल लेजर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी रहेगी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं हम, और ये क्वेश्चन है फरवरी की पहली तारीख सन फरवरी 1981 असल साहब कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट किए उन्होंने 1 लाख रुपये और फिर ये ट्रांसलेशन उन्होंने कंप्लीट किए। मुख्तलिफ ट्रांसलेशन उसके दिए हुए सवाल में सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसलेशन जनरल सबसे पहले ट्रांसलेशन और जनरल के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं आपको जनरल बनाना पड़ेगा। तो जनरल का टॉपिक हम पूरे अपने 4 लेक्चर सीरीज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर ना देखे हो तो लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप जनरल बनाने का तरीका और उसकी टेक्निक को 4 लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, पोज एंट्री फ्रॉम जनरल इनटू द लेजर अकाउंट में जनरल की पोस्टिंग करना पड़ेगी और फिर टी अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग होगी एंट्रीज़ की। फिर उसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा आपको अकाउंट को प्रॉपर, और फिर उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा 28 फरवरी 1991 को। सही जी। विद कंप्लीट कॉलम हेडिंग्स वगैरह के साथ। तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट 3 पार्ट्स के अंदर है। सबसे पहले जनरल बनाना है आपको, जनरल, जिसके बाद टी अकाउंट यानी लेजर अकाउंट बनाना है और एंट्री की उसमें पोस्टिंग करना है, उसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा अकाउंट की बैलेंस की, इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए उसका ट्रायल करना पड़ेगा, यानी कि आया कि सही है या गलत है। तो उससे में आपको बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री जो बन रही है जी, सबसे पहले एंट्री मिस्टर असल साहब की कारबार इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट की। तो 1991 41 कैश को हमने डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, नरेशन टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट अस्लम। दूसरी एंट्रीज जो है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पे ईसा जी से मर्चेंडाइज खरीदी जा रही है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल ईसा जी का क्रेडिट हो जाएगा 3 को। तो 3 तारीख एंट्री परचेज डेबिट 25,000 रुपये थे और अकाउंट पेबल ईसा जी का क्रेडिट और नेशन परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ईसा जी। तो एंट्रीज अब हम डायरेक्ट पास करें और एंट्री का पूरा तरीका हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर आप एंट्री का तरीका सीखना चाहते हैं, जनरल एंट्री किस तरह बनाई जाती है, तो उसके लिए आपके पास इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में जनरल के लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप उन लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद 3 के बाद जी 5 तारीख परचेज सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, उधार के ऊपर सेल इक्विपमेंट खरीदेगा बाबर साहब, तो इसकी एंट्री बन रही है इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम पास करते हैं 5 चीज़, सेल्स इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल बाबर का क्रेडिट हो जाएगा। सही। फिर उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज और कैश एंड क्रेडिट। कैश पे 10,000 रुपये की मर्चेंडाइज बेची गई है, 15,000 रुपये उधार पे, टोटल 25,000 रुपये की जो मर्चेंडाइज सेल हो रही है, तो सेल आपकी 25,000 रुपये की हो गई है। और कैश पे जो कैश आपको बता रहा है डेबिट हो जाएगा और पैसे बाद में वसूल करने तो अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो हम यहाँ एंट्री इसकी बना रहे हैं। कैश डेबिट हो रहा है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 15,000 और सेल्स क्रेडिट नरेशन सोल्ड मर्चेंडाइज और कैश एंड क्रेडिट। सही। इसके बाद पेड फॉर ईसा जी, जिसे हमने उधार खरीदा था उनको पेमेंट दी थी, तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इसकी एंट्री यहाँ पास हुई हुई है, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा ईसा जी का 15 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा, नेशन पेड कैश टू ईसा जी। सही। इसके बाद आपके पास कैश कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से पैसे वसूल हो रहे हैं, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट और अकाउंट से की वसूली होगी, तो अकाउंट से बिल आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और अकाउंट से क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ बनी हुई है इसकी कैश डेबिट और अकाउंट से बिल क्रेडिट।
कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स की नरेशन हम पास कर चुके हैं, सही है। इसके बाद जी पेड ऑफिस सैलरी, ऑफिस की सैलरी अदा कर दी, ऑफिस सैलरी से स्पेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। तो 28 तारीख की आखिरी एंट्री यहाँ जनरल कंप्लीट कर रहे हैं। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पेड ऑफिस सैलरीज। तो इस तरह सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो जनरल था वो हम बना चुके हैं और जनरल को काफ़ी डिटेल के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं, पूरी तफसील के अंदर कि जनरल की एंट्री किस तरह बनाई जाती है, कॉन्सेप्चुअल बेस भी स्टडी किया और फिर डायरेक्ट भी किया। तो वो 4 लेक्चर सीरीज जो जनरल एंट्रीज पर डिपेंडेड है उनके लिंक्स इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको एंट्री बनाने में दिक्कत होती है तो टी अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले एंट्री के लेक्चर्स को स्टडी व्यू करें। अब पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद जी हम आते हैं पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम जनरल इनटू लेजर यूजिंग टी अकाउंट। टी अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए लेजर की टी अकाउंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपको इन एंट्रीज़ को लेजर टी अकाउंट के अंदर भेजना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका यहाँ हम जनरल लेजर बनाएंगे। तो उससे पहले कंपनी की हेडिंग डल जाएगी असलम साहब जनरल लेजर, और सबसे पहले एंट्री में 2 अकाउंट बन रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 टी अकाउंट बनाएंगे, एक कैश का बनाएंगे, ये टी फॉर्म में बना रहे हैं तो लाइन स्केच किया आपने कॉपी के ऊपर और ये टी की शक्ल में बना दिया। फिर दूसरा जो एंट्री के अंदर कैपिटल, तो कैपिटल का टी अकाउंट बनाने के ये लाइन स्केच करी और ये यहाँ पर आपने कैपिटल का नाम दिया असलम कैपिटल। तो 2 टी अकाउंट बने। और एंट्री के अंदर देखेंगे जी ये यहाँ पर एंट्री के अंदर क्या डेबिट में लिखा जा रहा है और कैपिटल क्रेडिट। इससे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर क्योंकि जब टी अकाउंट बनाए थे कैश का और अकाउंट पेबल का तो वहाँ प्रीवियस बैलेंसेस गिवन थे, तो इसलिए सबसे पहले हमने बैलेंस पुट किए थे, उसके बाद एंट्रीज़ को टी अकाउंट के अंदर पोस्ट किया था। लेकिन इस सवाल के अंदर प्रीवियस बैलेंसेस कोई नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री से ही पोस्टिंग देंगे, बैलेंसेस का कोई जिक्र नहीं होगा इनिशियली बैलेंसेस का। तो सबसे पहले एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है और 1 फरवरी को, फरवरी की 1 तारीख को और अकाउंट और कैपिटल जी ये क्रेडिट हो रहा है। तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के टी अकाउंट में इसके पैसे हम जनवरी की 1 तारीख को डेबिट में लिख देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो जनवरी की 1 तारीख को कैपिटल के पैसे क्रेडिट में लिख देंगे 1 लाख रुपए। तो आपको पता है ये टी अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। हर दफ़ा ये डेबिट है और ये साइड क्रेडिट। तो जब डेबिट होगा अकाउंट तो डेबिट इधर लिखे जाएंगे, जब क्रेडिट होगा तो इधर लिखे जाएंगे। और ये साइड डेट की होती है, इधर की साइड ये डेट की है। तो हमने 1 जनवरी को कैश को डेबिट किया और कैपिटल के अकाउंट के पैसे क्रेडिट कर दिए। ये पहली एंट्री पोस्ट हो गई टी अकाउंट लेजर में। फिर उसके बाद दूसरी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है परचेज हमारी डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा एक परचेज का फिर एक अकाउंट पेबल का, और परचेज के पैसे डेबिट में लिखना है और अकाउंट पेबल के पैसे क्रेडिट के अंदर लिखना है जी। तो सबसे पहले हम परचेजेस का और अकाउंट पेबल का डी अकाउंट बनाते हैं। तो ये परचेजेस का डी अकाउंट बना, यहाँ पर बनाया मैं लाइन स्केच किया और परचेज की एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है तो 3 तारीख को इसके पैसे डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद ये अकाउंट पेबल की हमने लाइन ड्रॉ करी और ये टी अकाउंट बना लिया। उसके पैसे क्योंकि 25 तारीख को 3 जनवरी को जो है वहाँ पर अकाउंट के अंदर एंट्री पोस्ट करते वक्त शायद ये एक छोटी सी मिस्टेक होगी इस बार, हाँ मिस्टेक हो गई, ये फरवरी लिखा हुआ है लेकिन ये आप इसको जनवरी समझ लीजिए। तो परचेज डेबिट हो रहा है तो ये हमने यहाँ पर परचेज इसको डेबिट किया 25,000 रुपये 3 तारीख को और अकाउंट पेबल को 3 तारीख को 25,000 रुपये से हमने ये क्रेडिट कर दिया। तो इसके बाद जो एंट्री है उसमें हम देखते हैं सेल इक्विपमेंट को डेबिट करना है और अकाउंट पेबल बाबर को क्रेडिट करना है। तो 2 टी अकाउंट और बनाना पड़ेंगे, एक अकाउंट पेबल का, एक सेल का और एक अकाउंट पेबल का। लेकिन पहला जो अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बना था वो ईसा जी का था, ये जो बनेगा ये बाबर का बनेगा। तो जी बाबर का ये 2 टी अकाउंट पहले बनाते हैं हम। तो सबसे पहले एक 5 तारीख को जो बनेगा 5 तारीख को सेल्स इक्विपमेंट का अकाउंट, सेल इक्विपमेंट हमने ये टी अकाउंट ड्रॉ किया और सेल इक्विपमेंट 5 तारीख को डेबिट हो रहा है। और अकाउंट पेबल बाबर का ये टी अकाउंट पर स्केच किया और ये 5 तारीख को क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरह ये एंट्री सेकंड थर्ड एंट्री भी पोस्ट की हमने। अच्छा जी, इसके बाद एंट्री आती है यहाँ पर कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो भी डेबिट हो रहा होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। क्योंकि कैश का प्रीवियस अकाउंट बन चुका है तो उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट की पोस्टिंग उसी अकाउंट में हो जाएगी। यानी एक दफ़ा कोई टी अकाउंट क्रिएट हो जाए या बना दिया जाए
तो जितनी एंट्री उससे रिलेटेड आएंगी तमाम उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कैश का तो बना हुआ है जी, अकाउंट सेल का बनाना पड़ेगा और सेल्स का बनाना पड़ेगा। ये सेल्स इक्विपमेंट अलग है, सेल अलग है। तो कैश डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये, और अकाउंट सेल भी डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो 15 को कैश डेबिट हुआ, ये कैश का अकाउंट जो बना होता है 15 तारीख को इसके पैसे क्रेडिट कर दिए, आप डेबिट कर दिए 15 तारीख को। फिर उसके बाद अकाउंट से जो डी अकाउंट हम बनाते हैं वो बनाते हैं जी, ये अकाउंट का हमने डी अकाउंट स्केच किया और इसके पैसे 15 जनवरी को यहाँ पर हमने डेबिट में लिख दिया। फिर उसके बाद सेल्स क्रेडिट हो रही थी 25,000, तो सेल का अलग डी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये स्केच करें आप और इसके पैसे क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दें 25। तो इस तरह ये पोस्टिंग हो चुकी है इसकी विजिबिलिटी की। फिर हम आते हैं एंट्री नंबर 20 तारीख की जो एंट्री है उसमें अकाउंट पेबल डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट। तो आप पहले अकाउंट पेबल BCG का पहले बना चुके हैं, तो अब ये दोबारा नहीं बनेगा, उसके अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी और कैश का डी अकाउंट भी बना हुआ है। तो अकाउंट में 20 तारीख को सॉरी डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है 20 तारीख को। तो सबसे पहले हम अकाउंट पेबल के पैसे डेबिट में लिखेंगे, ESG का अकाउंट पेबल डेबिट। तो ये हमारा ESG का अकाउंट बना हुआ है और 20 तारीख को इसके पैसे डेबिट साइड में नोट कर देंगे। इसी एंट्री के अंदर कैश ऐड हो रहा है 15,000 रुपये, तो कैश का डी अकाउंट हमारे पास यहाँ बना हुआ था 20 तारीख को और उसके पैसे हम क्रेडिट साइड में 15,000 रुपये लिख देते हैं। तो ये एंट्री भी पोस्ट की। फिर उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है 25 की, कैश डेबिट और अकाउंट सेल क्रेडिट। तो कैश का टी अकाउंट और अकाउंट सेल का दोनों अकाउंट बन चुके हैं, तो दोबारा नहीं बनाए जाएंगे, उन्हीं अकाउंट में के पैसे पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो इस एंट्री में कैश 25 तारीख को डेबिट हो रहा है, तो कैश के पैसे हम यहाँ पर 25 तारीख को डेबिट में 10,000 रुपये लिख दिए और इसी एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीवेबल 10,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। तो अकाउंट सेल का टी अकाउंट प्रीवियस बन चुका है, तो उसके पैसा क्रेडिट साइड पे यहाँ नोट कर देंगे। तो ये अकाउंट सेल का हमारा जो अकाउंट हमने बना चुके थे पहले 25 तारीख को, इसी अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री को पोस्ट करेंगे। यहाँ पर ये 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, यानी 15 को ये डेबिट हुआ और 25 को पैसे कलेक्ट हो गए 15, तो 10,000 रुपये, तो ये क्रेडिट में आ गया एंट्री के मुताबिक। तो इसकी पोस्टिंग की हमने। फिर उसके बाद आखिरी एंट्री जो हमारे पास यहाँ मौजूद है उसके अंदर ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट है और कैश क्रेडिट है। तो अगर इसकी एंट्री हम टी अकाउंट में पोस्ट करें तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस का प्रीवियस कोई अकाउंट हमने अभी तक नहीं बनाया तो हमें बनाना पड़ेगा, और कैश का बना हुआ है। तो पहले कैश की पोस्टिंग करते हैं। कैश क्रेडिट हो रहा है 28 को, तो हम इसको यहाँ पर 28 तारीख को यहाँ पर हम इसकी पोस्टिंग दे देंगे कि 28 तारीख को क्या है 3,000 रुपये क्रेडिट हो गया और ऑफिस सैलरी एक्सपेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो हम उसका टी अकाउंट बना लेते हैं। तो आखिरी टी अकाउंट हमारा जो बनेगा लेजर अकाउंट बनेगा सैलरी एक्सपेंस का, उसमें ये सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। तो ऐसा तमाम एंट्रियाँ टी अकाउंट या लेजर अकाउंट में पोस्ट की जा चुकी है। इसके बाद हम इसे बैलेंस करेंगे। तो जी तमाम टी अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग्स कर चुके हैं। आप पोस्टिंग्स करने के बाद हम इन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग का तरीक़ार कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम ये डेबिट साइड का टोटल करते हैं इस अकाउंट का और ये क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो आप देखिए डेबिट साइड का जब टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं वो 1,20,000 बनते हैं और यहाँ पर 18,000 रुपये बन रहे हैं। तो आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है, मतलब तकरीबन जो अमाउंट यहाँ बनता है वो हमारा 1,20,000 और इस साइड पे पैसे 18,000 रुपये बनते हैं। तो 18,000 रुपये कम है और 1,20,000 रुपये ज़्यादा है। तो अगर दोनों साइडों को बराबर किया जाए, यहाँ 1,20,000 बन रहे हैं तो यहाँ भी 1,20,000 लाना है। करने के लिए यहाँ कितने पैसे की शॉर्टेज है, तो हम यूँ करेंगे ये 18,000 रुपये के टोटल में से 1,20,000 रुपये का टोटल माइनस करते हैं। जो डिफरेंस आएगा वो कमी वाली साइड पे लिखा जाएगा। तो इन दोनों अकाउंट में डिफरेंस बनता है वो इस साइड पे आएगा। तो टी अकाउंट में जहाँ पैसे शॉर्ट होते हैं, जहाँ कम पड़ रहे होते हैं, आपको खुद अपने पास से लाना पड़ता है, उसे हम बैलेंस डी कहते हैं और उसका अपोजिट बैलेंस जो होता है वो बैलेंस डी बनता है। तो अब इस टी अकाउंट को हम बैलेंस हमने आगे किया हुआ है, तो हम ये देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि टी अकाउंट यहाँ हमने बैलेंस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल किया तो कितना आ गया था डेबिट साइड का टोटल जी
ये आ गया आपका 1,20,000 और क्रेडिट साइड जो टोटल था इन दो अमाउंट का वो बनता था 18,000। इसमें तो डिफरेंस निकाला तो 1,20,000 रुपये, तो 1,02,000 रुपये, सॉरी 1,02,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं उसको बैलेंस शीट का नाम देंगे और वो इस साइड पे लिखा जाएगा। तो हम महीने की आखिरी तक जनवरी 31 बैलेंस CD यहाँ पर 1,20,000 लिख देंगे। अब इस बैलेंस को लिखने के बाद अगर हम टोटल करें अकाउंट को तो ये टोटल 1,20,000 बन जाएगा। इधर तो पहले ही 1,20,000 बन रहा था, तो अगर CD बैलेंस साइड पे आएगा तो उसका अपोजिट बैलेंस आपको खुद से लिखना पड़ेगा, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन डेबिट के अंदर 1,20,000। अगर CD बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता तो लास्ट में BD डेबिट में आएगा। अगर CD बैलेंस कमी इधर होगी इधर आएगा तो BD बैलेंस इधर लिखा जाएगा और CD का अमाउंट जितना होगा हमेशा BD का अमाउंट भी आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये अकाउंट बैलेंस हुआ। इसके बाद दूसरा जो T अकाउंट था उसमें CB की पोस्टिंग थी 1 लाख रुपये की क्रेडिट के अंदर। तो यहाँ पर जो ज़ीरो बैलेंस था बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर कितने पैसे अपने पास रखना पड़ेंगे, CD बैलेंस में डालना पड़ेंगे। डेबिट साइड में पैसे कम पड़े 1 लाख रुपये की बराबर करने की, तो बैलेंस CD यहाँ पर 1 लाख रुपये आ जाएगा। अब इसको टोटल करें तो 1 लाख इधर भी 1 लाख हो जाएगा। CD बैलेंस इधर आ रहा है तो BD बैलेंस आपको लाजमी तौर पर इधर लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप परचेज के T अकाउंट वगैरह हमने यहाँ बैलेंस किया हुआ है। पुराना T अकाउंट अगर आप देखें जिसमें पोस्टिंग जैसे तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से थी। ये परचेज है। अब हम इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं तो दोनों साइड को बराबर करने के पैसे की कमी इधर ज़ीरो है, तो इधर भी बराबर करने के कितने पैसे रखना पड़ेंगे। इधर 25,000 रुपये है तो लाभ इधर भी कितने लाना पड़ेंगे 25। तो बैलेंस CD इस साइड में कितना आएगा 25,000 रुपये। तो इसी T अकाउंट को हमने यहाँ बैलेंस कर दिया। तो हम वापस आ जाते हैं। तो जी ये परचेज़ का T अकाउंट यहाँ बैलेंस हो गए। तो ये जो पोस्टिंग से पहले पोस्टिंग के बाद 25,000 रुपये इधर थे बराबर करने के बैलेंस CD हम इधर लिखना पड़ेगा। महीने की लास्ट डेट जनवरी 31 बैलेंस CD 25,000 रुपये। अब जो CD होता है अब टोटल करेंगे तो 25, इधर भी 25,000 CD इधर आ रहा है तो BD बैलेंस आपको लास्ट में इधर लिखना पड़ेगा अगले महीने की पहली तारीख यानी फरवरी 1 को। इसके बाद अकाउंट पेबल के T अकाउंट को बैलेंस करना है तो यहाँ दो एंट्री, एक एंट्री 15,000 रुपये की डेबिट में और क्रेडिट के अंदर 25। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्रेडिट साइड पैसे ज़्यादा है डेबिट में कम है, तो ये तो बराबर करने के कितने पैसे शॉर्टेज हो रहे हैं 25 और 15, तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं 10। और वो 10,000 रुपये की शॉर्टेज आपकी जो शॉर्टेज है कमी है वो आपकी डेबिट साइड पे, तो इसलिए इसके पैसे हम यहाँ डेबिट में बैलेंस CD आपको अपने पास से कितने पैसे रखना पड़ेंगे बराबर करने के 10,000 रुपये। तो इसी अमाउंट को बैलेंस CD कहते हैं। अगर ये अमाउंट इधर कम होता बराबर करने की तो CD वाला इधर आता, अगर इधर है तो इधर, क्योंकि इधर पैसे कम है बराबर करने के लिए जो आपको रखना पड़ रहा है अपने पास से, तो CD बैलेंस डेबिट में 10,000 रुपये, इसको बैलेंस CD कहते हैं। अगर CD बैलेंस इधर आएगा डेबिट में तो लाजमी तौर पे टोटल करने के बाद ये टोटल हुआ 25। अब इसका टोटल लेंगे 25, ये टोटल है आमने सामने, और CD बैलेंस अगर डेबिट में तो BD बैलेंस लाजमी तौर पर क्रेडिट में आ जाएगा फरवरी की पहली तारीख को 10,000। तो ये दो अमाउंट आपको बैलेंस शीट करते हुए खुद लिखना पड़ता है एंट्री की पोस्टिंग के बाद। अब इसके बाद इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो यहाँ सेल्स के अकाउंट में रिक्रूटमेंट अकाउंट में डेबिट में ही एक ही फिगर था 20,000 रुपये। तो लाजमी तौर पे जो पैसे कम पड़ते बराबर करने के जो अपने पास आपको रखना पड़ते बराबर करने के, इधर ज़ीरो है तो ज़ीरो को पूरा करने के लिए इधर 20 है तो कितना रखना पड़ेगा 20,000 रुपये आपको इधर रखना पड़ेगा 20,000 रुपये। तो हमें CD बैलेंस यहाँ पर 20,000 रुपये रखा। अब टोटल किया 20, इधर भी कितना आ जाएगा 20। तो CD बैलेंस अगर 20 है तो BD भी लाजमी 20,000 रुपये 20,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट पेबल के T अकाउंट को हम बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट पेबल का T अकाउंट बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्रेडिट में 20,000 रुपये थे, डेबिट में कुछ अमाउंट नहीं था, तो लाजमी तौर पर बराबर करने के लिए पैसे यहाँ पर अगर 20 इधर है तो इधर भी 20 करने की तरह कितने पैसे रखना पड़ेंगे 20,000 रुपये 20,000 रुपये। तो बैलेंस CD यहाँ पर आपको कितना पुट करना पड़ेगा 20। आप टोटल करते हैं 20,000, यहाँ पे टोटल 20, यहाँ पर सामने टोटल आ गया। अब CD का फिगर 20 तो BD का लाजमी तौर पर फिगर कितना बन जाएगा 20,000। अगर ये CD बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो BD बैलेंस किस में लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड के ऊपर। अकाउंट से का T अकाउंट हम बैलेंस करें तो इसके अंदर दो एंट्री पैसे पोस्टिंग है। एक आप देख रहे हैं कि डेबिट में 15 और क्रेडिट में 10,000, यहाँ पर 15 यहाँ पर 10। तो कमी जो है पैसे की शॉर्टेज इधर 15,000 रुपये उधर 10,000 रुपये, तो पैसे कम जो बढ़ रहे हैं क्रेडिट साइड में कितने 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये की जो कमी को ऊपर करने के लिए पैसे आपको यहाँ लिखना पड़ेंगे 5,000 रुपये बराबर करने, उसी को हम बैलेंस CD का नाम पे दे देते हैं। तो CD बैलेंस कितना बन जाएगा 5,000 रुपये। और टोटल करते हैं तो 15, यहाँ पे टोटल करें तो 15। जो CD बैलेंस अगर इधर
क्रेडिट में आ रहा है तो BD बैलेंस लाजमी तौर पर डेबिट में 15,000 रुपये फरवरी की 1 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद सेल का टी अकाउंट अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर सेल में एक ही अमाउंट था 25 क्रेडिट में था 25,000 रुपये, तो डेबिट के अंदर भी लाजमी तौर पर 25,000 रुपये आपको इधर लिखना पड़ेंगे। तो टोटल है तो 25, तो इधर भी टोटल 25,000 तो CD बैलेंस इधर, तो BD बैलेंस इधर हो जाएगा। इसके बाद आखिरी टी अकाउंट जो बैलेंस करना है वो सैलरी एक्सपेंस का है। सैलरी एक्सपेंस के डेबिट में 3,000 रुपये लिखे हुए हैं और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो बराबर करने के लिए बैलेंस आपको पूर्व बराबर करने के यहाँ पर खुद से 3,000 रुपये लिखना पड़ेंगे। इसी को हम बैलेंस CD का नाम देते हैं। टोटल करेंगे तो 3,000, यहाँ पर टोटल 3,000, तो CD बैलेंस अगर इधर है तो BD लाजमी तौर पर इधर आ जाएगा। तो इस अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करने के बाद फिर इसका ट्रायल बैलेंस जैसे कि रिक्वायर्ड में बोला गया था, तो हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि कंपनी का नाम, ट्रायल बैलेंस एंडिंग फॉर द मंथ एंड जनवरी 31, 2019 के अंदर ये मंथ एंड हो रहा है 31 जनवरी को। तो टी अकाउंट बनाने के बाद उसको बैलेंस करने के बाद उसकी अकाउंट की बैलेंसिंग की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या है कि हमारी बैलेंसिंग और हमारी पोस्टिंग जो टी अकाउंट में ये दुरुस्त है या नहीं है, तो उसके तरीक़ेकार के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले अकाउंट के नाम लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर जो अकाउंट बना सबसे पहले कैश का, फिर उसके बाद कैपिटल। तो कैश का जो अकाउंट बना उसमें जो BD बैलेंस आप देखेंगे कि कितना निकल रहा है जी। CD बैलेंस जितना था उतना ही BD बैलेंस 1,02,000 रुपये है और ये डेबिट साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जब आप कैश यहाँ का नाम लिखेंगे कैश, तो कैश के पैसे डेबिट में 1,02,000 रुपये आपको यहाँ लिखना पड़ेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस BD बैलेंस डेबिट साइड पर। जब भी ट्रायल बैलेंस में किसी भी अकाउंट की पोस्टिंग होती है तो उसकी डेबिट साइड उसकी BD बैलेंस के पैसे लिखे जाते हैं। अगर BD डेबिट साइड पे तो पैसे डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, अगर BD बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो पैसे क्रेडिट साइड पे। अब उसके बाद हम दूसरा अकाउंट यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, तो वो था कैपिटल, और कैपिटल का BD बैलेंस क्रेडिट में 1,00,000 रुपये। तो इसी वजह से हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं कैपिटल, और कैपिटल के पैसे क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका BD बैलेंस क्रेडिट में था। उसके बाद तीसरा टी अकाउंट जो हमारा बना था नंबर के लिहाज से वो था हमारा जी कैपिटल के बाद परचेज, फिर अकाउंट पेबल। तो परचेज के पैसे डेबिट में 25,000 रुपये और अकाउंट पेबल के पैसे क्रेडिट में लिखे आएंगे 10,000 रुपये। तो इसके पैसे 25 और इसके पैसे 10,000 रुपये। तो आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर परचेज का अकाउंट आ जाएगा और परचेज के डेबिट में 25,000 रुपये और अकाउंट पेबल के क्रेडिट में 10,000 रुपये आ गए। फिर उसके बाद चौथे के बाद पाँचवा अकाउंट जो था हमारा वो था सेल इक्विपमेंट का BD बैलेंस डेबिट में, तो इसके पैसे 20,000 डेबिट में लिखे जाएंगे 20,000। और उसके बाद ये अकाउंट पेबल इसका बैलेंस क्रेडिट में था, तो इसके पैसे क्रेडिट में लिखे जाएंगे। BD बैलेंस जिस साइड पे होगा पैसे उस साइड पे लिखेंगे। BD डेबिट में पैसे लिखना है, अमाउंट आपको डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पर सेल इक्विपमेंट के पैसे हम यहाँ पर नोट करते हैं सेल्स इक्विपमेंट, उसके पैसे डेबिट में और अकाउंट पेबल के पैसे क्रेडिट में लिख दिए गए। उसके बाद इसके बाद अकाउंट सेल का अकाउंट है, उसके BD बैलेंस जो है वो 5,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये डेबिट में है, तो इसके फिर डेबिट में लिखना पड़ेंगे। और सेल्स का अकाउंट के पैसे क्रेडिट के अंदर है, तो इसी वजह से अकाउंट सेल के पैसे हम यहाँ पर अकाउंट सेल डेबिट में 5,000 रुपये और सेल्स का BD बैलेंस क्योंकि क्रेडिट में आ रहा था तो इसके पैसे क्रेडिट में लिखे 25। आखिरी अकाउंट हमारा सैलरी एक्सपेंस का है और सैलरी एक्सपेंस का BD बैलेंस डेबिट साइड पर है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एक्सपेंस लिखने के बाद अकाउंट का नाम, उसके पैसे हम डेबिट साइड पर नोट करेंगे। तो ये सैलरी एक्सपेंस आया और इसके पैसे हमने डेबिट साइड पे लिखे। तो इस तरह टोटल हमारे जो 8 अकाउंट थे जिन्होंने बैलेंस किया उसके टोटलिंग कर लिए, लिखे हमने, उसके अमाउंट लिख दिया। अब इन कॉलम का टोटल करते हैं, तो हमने जब टोटल किया तो 1,55,000 और इधर भी 1,50,000। तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का बैलेंस अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपकी पोस्टिंग और बैलेंसिंग राइट दुरुस्त है और एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो इस तरह ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है। एक अहम बात कि अभी हम जो देखते आते थे कि जैसे पहला टी अकाउंट जो बना था वो कैश का, फिर कैपिटल का, फिर परचेज़ का, तो हम इसी सीरीज़ से इसी सीक्वेंस में यहाँ ट्रायल बैलेंस में नाम लिख रहे थे। कैश अकाउंट, कैपिटल, परचेज़, अकाउंट पेबल,
तो अगर आपकी अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले करंट एसेट लिखते हैं, फिर फिक्स, फिर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, फिर रेवेन्यू, फिर ऑन इक्विटी का आइटम्स, फिर उसके बाद रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस, तरतीब रहती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप जिस सीरीज़ में टी अकाउंट बना रहे हैं तो उसी सीरीज़ में नाम लिख दिया करें। तो इस तरह हमने टोटल किया तो ये कॉलम बराबर आए और ये हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। आगे भी दूसरे लेक्चर हम रिकॉर्ड करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।